हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम फिर से अपने हिंदी कक्षा के लिए आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। कल जो हमने इससे पहले जो लेक्चर हुआ था हिंदी का, उसमें हमने अलंकार का जो अध्याय जो किया था, अलंकार के अध्याय में जो अलंकार के जो भेद होते हैं उनमें से हम एक भेद शब्दालंकार, उस शब्दालंकार के भेद हम अपनी पिछली वीडियो में पूरा कर चुके हैं। आज हम काम करेंगे शब्दालंकार के साथ साथ दूसरा जो उसका भेद है अर्थालंकार। अर्थालंकार किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं और इनके सभी भेदों का एक एक करके हम उनके उदाहरण सहित उनका वर्णन आपके सामने अभी करेंगे। तो आप सभी बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे, इनको समझेंगे और अपने कार्य पर पूर्ण रूप से ध्यान देंगे। तो आज हमारे पास जो इसका अलंकार का जो दूसरा भेद है अर्थालंकार का सबसे पहले आता है जो अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार की परिभाषा क्या होती है, हमने इसकी परिभाषा कल भी आपको बताई थी बेटा, लेकिन आज एक बार फिर से हम इसी के भेद करने से पहले इसकी परिभाषा को आपके सामने एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। अर्थालंकार होता है बेटा काव्य में, जहां काव्य में शब्दों के अर्थ के द्वारा किसी भी प्रकार का चमत्कार या भाव सौंदर्य उत्पन्न होता है, वह अर्थालंकार कहलाता है। अर्थालंकार की परिभाषा होने के बाद आता भाई अर्थालंकार के भेद कितने होते हैं। अर्थालंकार के 5 भेद होते हैं बेटा। कौन कौन से भेद होते हैं वो आपके सामने अभी मैंने लिखे हैं, उनको ध्यान से देखें। सबसे पहले जो हमारा भेद आता है उपमा अलंकार, दूसरा भेद आता है रूपक अलंकार, तीसरा आता है हमारा उत्प्रेक्ष अलंकार, और नंबर 4 आता है मानवीकरण अलंकार, और नंबर 5 पे अतिशयोक्ति अलंकार। ये है 5, ये अर्थालंकार के भेद हैं। उन भेदों के नाम हैं जिनके अब हम परिभाषा के साथ साथ उनके उदाहरण सहित वर्णन करेंगे। तो सबसे पहले आता है अपने पास उपमा अलंकार। उपमा अलंकार किसे कहते हैं, जब काव्य में गुण धर्म आदि को दर्शाने के लिए, जब काव्य में गुण धर्म आदि को दर्शाने के लिए किसी साधारण व्यक्ति वस्तु आदि या उपमेय को किसी की तुलना किसी विशेष व्यक्ति वस्तु के साथ उपमान से की जाए, वहां पर उपमा अलंकार होता है। परिभाषा बेटा समझ में आई होगी। एक बार फिर से इस परिभाषा का मैं फिर से वर्णन करता हूं, ध्यान से सुने। तो उपमा अलंकार की परिभाषा, जब काव्य में गुण धर्म आदि को दर्शाने के लिए किसी साधारण व्यक्ति वस्तु आदि उपमेय की तुलना किसी प्रसिद्ध व्यक्ति वस्तु आदि उपमान के साथ जहां की जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। ठीक है बेटा, अब ये परिभाषा थी। अब इस परिभाषा के साथ साथ हमें ये पता होना चाहिए भाई, जो उपमा जो अलंकार है इसका अर्थ भी हमें ज्ञात होना चाहिए बेटा। तो जो उपमा अलंकार है, इस शब्द का जो अर्थ होता है वह होता है तुलना करना। ध्यान रखें, उपमा अलंकार का अर्थ होता है तुलना करने। अब इसका हमारे पास आता है परिभाषा होने के बाद, इस शब्द का अर्थ होने के बाद आता है इसके उदाहरण क्या होते हैं। देखिए बेटा, इसके उदाहरण जैसे हमने लिखा है, कोटि कुलीन सम वचन तुम्हारा। इसके अंदर कवि ने कविता में कहा गया है, जो परशुराम का जो वचन है, ये कटु वचन जो परशुराम के द्वारा किया गया है, जब लक्ष्मण को उसको हादि के क्रोधित करने के उपरांत वो उसको कहते हैं कोटि कुलीन, कि तुम्हारे करोड़ों वज्र के समान तुम्हारे कठोर वचन। कोटि कुलीन करोड़ों वज्र के समान, सम समान, वचन तुम्हारा, तुम्हारे वचन। तो इसमें क्या किया है बेटा, उपमेय और उपमान का इसमें क्या की गई, दोनों की तुलना की गई। इसी प्रकार से इसका दूसरा है पीपर पात सरिस मंडोला। यदि हम ये जो हमने लिखा बेटा उपमेय और उपमान, उपमेय होता है किसी साधारण व्यक्ति वस्तु की तुलना किसी विशेष व्यक्ति वस्तु के साथ जब की जाती है वह उपमान होता है, और साधारण व्यक्ति वस्तु उपमेय का होता है, वह उसे उपमेय कहा जाता है। तो अब ये उदाहरण जैसे हमने दोनों पढ़े हैं आपके सामने, तो अभी आपको समझ नहीं आ रहा भी हमें कौन सा उपमेय है, कौन सा उपमान है, या साधारण व्यक्ति वस्तु कौन सा, विशेष व्यक्ति वस्तु कौन सा है। तो इसके लिए हमने क्या की गई है बेटा, इस अलंकार उपमा अलंकार की कुछ पहचान लिखी गई है।
यदि हम उपमेय उपमान या किसी साधारण व्यक्ति वस्तु की तुलना विशेष व्यक्ति वस्तु के साथ नहीं कर पाते हैं, करने में कहीं ना कहीं हम असमर्थ हो जाते हैं, तो उसके लिए हमने कुछ पहचान लिखी है आपके लिए। यदि किसी भी वाक्य में सा, से, सी, सम, समान, ईव, की तरह, की भांति आदि शब्द यदि किसी भी वाक्य में प्रयोग होते हैं तो आप इन शब्दों के आधार पर कह सकते हैं कि ये हमारा उपमा अलंकार है। ठीक है बेटा, पहला हमारा जो उपमा अलंकार था ये कंप्लीट हो गया है, आप कभी का सुनने आ गया होगा। ठीक है बेटा, अभी उपमा अलंकार के बाद अब हमारा अगला जो अलंकार आता है रूपक अलंकार। देखिए बेटा, रूपक अलंकार में क्या होता है, आपको उपमेय और उपमान इन दोनों शब्दों का आपने विशेष तौर पर याद रखना है, इनको ध्यान रखना है। उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा तीनों अलंकारों में उपमेय और उपमान की कहीं तुलना की जाती है या कल्पना संभावना की जाती है या एक दूसरों पर आरोप प्रत्यारोप किया जाता है। तो हमने इन तीनों उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार में इन दोनों शब्दों का विशेष प्रभाव है, इसके ऊपर हमें ध्यान देना होगा बेटा। तो अब आता है हमारे पास दूसरा अलंकार आता है रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार क्या होता है, रूपक अलंकार की क्या परिभाषा होती है? काव्य में जहां बहुत अधिक समानता होने के कारण, काव्य में जहां बहुत अधिक समानता होने के कारण उपमेय और उपमान पर, उपमेय और उपमान पर जहां आरोप प्रत्यारोप किया जाता है वहां पर क्या होगा बेटा, रूपक अलंकार होता है। बेटा आपने देखा, अभी हमने रूपक अलंकार के बारे में पढ़ा, रूपक अलंकार की परिभाषा की, तो उसमें क्या हो बेटा, दो अलग अलग जहां असमानता होते हुए दोनों में समानता जहां प्रतीत होती है वहां पर क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। ठीक है, जैसे अब हमारे पास है मैया मैं तू चंद्र खिलौना ले ही, तो बच्चा, एक छोटा बच्चा है जो रोते हुए अपनी माँ से कहता है कि माँ मुझे वो जो चंद्रमा जो दिखाई दे रहा है मुझे वह खिलौना चाहिए। छोटे बच्चे ने चंद्रमा को ही खिलौने का रूप बना दिया है। दोनों में असमानता होते हुए दोनों को एक समान दर्शा दिया गया है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप किया गया है, तो वहां पर क्या होगा बेटा, रूपक अलंकार। और रूपक अलंकार में जैसे हमने पहले में पहचान पढ़ी थी उसके अनुसार किसी भी वाक्य में जब किसी शब्द के बाद जहां योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, इसमें पहचान में क्या आएगा, दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा या दो अलग अलग वस्तु, अलग अलग शब्द अलग अलग होने के कारण दोनों में समानता दर्शाई जाएगी, वहां पर रूपक अलंकार होगा। ठीक है बेटा, हमारे दो, पहला उपमा और दूसरा रूपक अलंकार दोनों हो चुके हैं, अब सभी को समझ में आ गए होंगे बेटा। जो अगला इसका जो तीसरा जो भाग है हमारा शब्दालंकार का, उत्प्रेक्षा अलंकार। ये उत्प्रेक्षा जो अलंकार होता है बेटा, हमने पहले बताया था उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा तीनों में ही हमें उपमेय और उपमान का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि तीनों ही उपमेय और उपमान के आधार पर इन तीनों का वर्णन किया जाता है। तो अब आता उत्प्रेक्षा अलंकार का क्या अर्थ होता है, इसमें होती है कल्पना या संभावना व्यक्त की जाती है। उत्प्रेक्षा अलंकार में कल्पना या संभावना व्यक्त की जाती है। तो अब इसकी जो परिभाषा हम करेंगे, तो परिभाषा में हम क्या करेंगे बेटा, जहां उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना व्यक्त की जाए, जहां उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना व्यक्त की जाए वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ठीक है बेटा, अब जैसे हमारे पास है, इसका उदाहरण है बेटा, मुख मानो चंद्रमा। मुख को किसके समान मान लिया, चंद्रमा के समान मान लिया। तो जब ऐसे वाक्य हैं जिसके बीच में मानो शब्द जो दिया गया है, ऐसे शब्दों को हमें किस प्रकार से पहचाने, उनके उदाहरण जो आते हैं, जो आपके परीक्षा में आते हैं, उनके लिए पहचानने के लिए आपके पास हमने इसकी कुछ पहचान लिखी है बेटा। जैसे मानो, यदि किसी भी वाक्य में इन शब्दों का प्रयोग कहीं भी होता है वाक्य के अंदर, तो उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। शब्द कौन कौन से, मानो, मनु, मनु, जानो, जनु और जनु, निश्चय आदि, ये आपके जो शब्द हैं, यदि ये किसी भी वाक्य में आपके उदाहरण, आपके एग्जाम में उदाहरण में आते हैं और उनमें से यदि इनमें से कोई भी शब्द दिया हुआ हो तो आप निसंकोच कह देंगे कि यह उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण होगा। ठीक है बेटा, अब यहां तक का होने के बाद जो अभी हमारे पास तीन हो गए हैं, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार,
और तीनों की परिभाषा उदाहरण सहित उनकी पहचान के सहित आप सभी को अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा बेटा। तो अब हमारा जो अगला जो भाग आता है नंबर 4 पे आता है मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार में बेटा क्या दिया गया है, इसमें प्राकृतिक या जड़ चेतन पदार्थों का मानवीय भावनाओं के अनुरूप जहां प्रयोग किया जाता है वहां मानवीकरण अलंकार होगा। प्राकृतिक या जड़ चेतन पदार्थों का जब मानवीय भावनाओं के अनुरूप वर्णन किया जाए वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। सुन में आगे परिभाषा बेटा, जैसे हमारे पास कुछ लिखा हुआ है, मेघ आए बड़े बंठन कर, बंठन के संवर के। तो देखिए बादल बड़े ही बंठन कर संवर कर आ रहे हैं, तो सजना है, संवरना है, ठीक है बेटा। ये सब कुछ किसका होता है, मानव का प्रभाव होता है, मानव की प्रक्रिया होती है उसके स्वभाव के अनुसार, ना कि बादल का होते हैं ना प्राकृतिक पदार्थों का होता है। तो इसलिए इसमें इस उदाहरण को हम क्या कहेंगे, मानवीकरण अलंकार। क्यों? क्योंकि बादल ना तो बेटा सज सकते हैं ना संवर सकते हैं, ये सिर्फ मानव की प्रक्रिया है। और मानव की प्रक्रिया के आधार पर यदि प्राकृतिक या जड़ चेतन पदार्थों के बारे में जब वर्णन किया जाता है वहां पर मानवीकरण अलंकार होगा। अब इसका दूसरा देखें बेटा उदाहरण, फूल हंसे कलियां मुस्काई। फूल हंसे कलियां मुस्काई, हंसना और मुस्कुराने का भाव एक मानव का होता है, ना कि प्राकृतिक पदार्थों का, प्राकृतिक पेड़ पौधों का, चीजों का या जड़ चेतन पदार्थों का। तो इस प्रकार के जो शब्द होंगे, इस प्रकार के जो उदाहरण जो आपके दिए हुए होंगे, वह सभी उदाहरण मानवीकरण अलंकार के रूप में प्रयोग होंगे। ठीक है बेटा। तो इसके अंदर देखिए परिभाषा में, तो आपको ध्यान रखना, सजना है, संवरना है, हंसना है, रोना है, अंगड़ाई लेना है, ये जो भी है, मुस्कुराना है, खिलना है, मानव की प्रक्रियाएं होती है, ना कि प्रकृति की होती है, ना जड़ चेतन पदार्थों की होती है। इसलिए इस अलंकार को मानवीकरण अलंकार कहा जाता है। इसके बाद में हमारा जो इसका अंतिम जो भाग आता है बेटा, अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार के बारे में आपको अच्छी प्रकार से पता है बेटा। इसके अंदर क्या होता है, जब किसी भी कार्य का आरंभ होने से पहले ही उसका समापन जहां दर्शा दिया जाता हो, जहां किसी कार्य का आरंभ होने से पहले ही उसका समापन जहां दर्शाया जाए, या किसी भी कार्य को, किसी भी बात को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, या लोक मर्यादा का, उन बातों का इतना अधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए जिससे कि लोक मर्यादा का जहां उल्लंघन होता है, ऐसे पदों को क्या कहेंगे हम, अतिशयोक्ति अलंकार। जहां किसी भी बात को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, या किसी भी कार्य का आरंभ होने से पहले ही उसका जहां समापन दर्शा दिया जाएगा, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अब इसमें हम कहेंगे सर कैसे हो सकता है किसी कार्य का आरंभ होने से पहले ही उसका समाप्त होना दर्शाया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो अपने पास बेटा एक उदाहरण लिखा हुआ है बोर्ड पे, शाम देखें, हनुमान की पूंछ में लगने पाई आग। देखिए इसमें कब कहा गया है कि जब हनुमान जी के द्वारा लंका नगरी को जब जलाया गया, उसके बारे में कहा गया है कि हनुमान की पूंछ में लगने पाई आग, कि हनुमान जी की पूंछ में आग लगने पाई थी, आग भी नहीं लगी थी, उससे पहले ही लंका शीघ्र जल गई। उससे आग, हनुमान जी की पूंछ में आग लगने से पहले ही लंका जो नगरी है वह शीघ्र ही जल गई। गए निशाचर भाग। निशाचर राक्षस होते हैं बेटा, जो हाँ लंका नगरी में रह रहे थे। तो कहते हैं कि जो लंका नगरी आग लगने के से पहले ही वो जली हुई दर्शाई गई है, उसमें रहने वाले सभी राक्षस जो थे वो वहां लंका नगरी को छोड़कर वहां से भाग गए। अर्थात इसके अंदर प्रभाव इसमें दर्शाया क्या गया है, भाई हनुमान जी की पूंछ में आग लगने से पहले ही लंका नगरी को क्या दिखा दिया, जला हुआ दर्शाया गया है, और उसमें रहने वाले राक्षस वहां से भाग चुके हैं। जबकि कार्य आरंभ भी नहीं हुआ था, उससे पहले उस कार्य को क्या कर दिया, समापन दर्शा दिया, उसको समाप्त दर्शा दिया। तो इस प्रकार के जो भाव होते हैं, इस प्रकार के जो पंक्ति, जो पद होते हैं, उनमें अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इसका दूसरा जो उदाहरण आता है बेटा, जैसे आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। देखिए जब महाराणा प्रताप का जो घोड़ा जो चेतक था, वह युद्ध के मैदान में बुरी तरह से घायल होने के कारण वहां से जब जा रहा होता, तो रास्ते में आगे
वो चौड़ा सा नदी, एक नाला मिल जाता है, और उस नाले को पार करने में वो उस वक्त वो असमर्थता जब दर्शा रहा था, तो राणा अपने घोड़े पर बैठे बैठे सवार वो अपने मन ही मन में सोच रहे थे कि मेरा घोड़ा इस पार से, इस छोर से दूसरे किनारे पर किस प्रकार से पहुंचेगा। तब तक राणा अपने मन ही मन में कल्पना कर रहा था, तभी उसका चेतक उस नदी, उस नाले को पार कर कर दूसरे किनारे पर पहुंच जाता है। तो इसके अंदर भी वही प्रभाव दर्शाया गया है कि भी कार्य का आरंभ होने से पहले ही उस कार्य का समापन दर्शा दिया गया। जो इस प्रकार के जो भाव दर्शाए जाते हैं, इस प्रकार के जो ये पद होते हैं, इनमें सभी में अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो इसमें बात का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है, इसमें प्राकृतिक या जड़ चेतन पदार्थों का वर्णन किया जाता है, और उत्प्रेक्षा अलंकार में बेटा कल्पना या संभावना जताई जाती है किसके द्वारा? उपमेय और उपमान के आधार पर। दूसरा आता है हमारे पास रूपक अलंकार में, जो अलग अलग वस्तुओं, उपमेय और उपमान की साधारण व्यक्ति वस्तु का किसी विशेष व्यक्ति की वस्तु के साथ अलग अलग होते हुए भी दोनों में समानता ज्यादा दर्शाई जाती है। वहां पर रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार के अंदर दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। एक योजक चिन्ह बेटा, ये योजक चिन्ह होता है, और उससे बड़ा एक इस प्रकार से होता है, इसे योजक चिन्ह कहते हैं, और इसे निर्देशक चिन्ह कहते हैं। तो ये ध्यान रखना चाहिए बेटा, निर्देशक वक्ता के द्वारा कही हुई बात का ज्यों का त्यों वर्णन करने के लिए हम जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं वो निर्देशक चिन्ह कहलाते हैं, और दो व्यक्तियों को या एक दूसरे के विपरीत भाव को प्रदर्शित करने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वह योजक चिन्ह कहलाता है। तो हमने बताया था बेटा, आपका उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा तीनों में ही उपमेय और उपमान के आधार पर होता है। तो यहां तक आज जो हमने किया है बेटा, ये सभी को समझ में आ गया होगा। और हमने जो कल जो आपको एक दूसरा जो पहले जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें शब्दालंकार, अलंकार, वो आपने सभी ने काम कर लिया होगा। और जिस बच्चों ने नहीं किया है वो अपना काम पूरा करें, और अपने काम को कर अपने होमवर्क अच्छी प्रकार से अपनी एक नोटबुक में काम करें, और इनको सभी को लिखकर, इन सभी परिभाषाओं को लिखकर उनको अच्छे से याद करें, उनको तैयार करें। अभी आपको ये जो आपका जो आज का अलंकार का जो विषय था, जो टॉपिक था, ये बेटा पूरा हो चुका है। इसके अंदर आपने इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लेना है और अच्छी प्रकार से लिखकर याद करना है। और हम अगली जो वीडियो में आपको जो दर्शाएंगे वो अगला चैप्टर होगा व्याकरण का ही, तो उसमें हम उसके ऊपर विचार करेंगे। तब तक आप अपना ये पहला चैप्टर अच्छी प्रकार से पूरा करें। और मैं आप सभी से आशा करता हूं, उम्मीद रखता हूं कि आप सभी को अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। तो सभी बच्चे अपने इस अलंकार के अध्याय को अच्छी प्रकार से तैयार करें और काम को पूरा करें। नमस्कार।